हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम अमृत के नाम से जो डिस्कशन के साथ जो सीरीज चल रहा है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को मेरे प्यारे साथियों शेयर भी कर दीजिए। इतना कॉपरेशन आप चैनल को ज़रूर करिए। मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रहे हैं उसमें हर एक प्रश्न का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न लाए जाते हैं आपके लिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बनाते हैं इसमें पहले प्रश्न कौन है और पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। कहता है, जनहित याचिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जनहित याचिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया है। क्या ये बिल्कुल सही है। इसे केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अनुच्छेद 39 के एक। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले ऑप्शन से। कहता है जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका न्यायशास्त्र से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है, अमेरिकी न्यायशास्त्र की ये उपज है। वहीं से पिल कहने का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या पिल का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। पिल PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL की धारणा सबसे पहले भारत में PN भगवती ने शुरू किए थे और ये सबसे पहले जो है अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। इसे केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। ये भी बात सत्य है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। ये भी बात सत्य है। कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रीफली यदि हम बातें करें पिल के बारे में, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, तो ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है किसी व्यक्ति की मानहानि या किसी संस्था के अवमानना के आधार पर जारी किया जाता है ना, अपील किया जाता है। ये मान लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है और उनके जो है सम्मान पर ठेस पहुंचा किसी के भाषण से या किसी की बात से, तो वो स्वयं भी दायर कर सकता है और या तो किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे मान लेते कि कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो पिल दायर किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया जा सकता है। अब एक कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको दायर जो है प्रधानमंत्री ही करेंगे, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। तो जो है कमज़ोर वर्गों के लिए है ना, गरीबों के लिए उनकी जो अधिकार हैं, उनके जो राजनीतिक के अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार हैं, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचाए। और यदि कोई ठेस पहुंचाता है तो ये जो है PIL मतलब जनहित याचिका जो है इसको उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में से कहीं भी अपील किया जा सकता है ना। अनुच्छेद 39 क्या है। अनुच्छेद 39 कहने का मतलब समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी इसी में है ना। तो ये नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं। इसे कोई जरूरी नीति निर्देशक तत्व का व्याख्या संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या 36 से 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ये स्वतः ही लागू होता है। तो इसमें से सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप जान सकते हैं किनके आग्रह पर ये लाया गया भारत में। तो PN भगवती जो थे न्यायाधीश थे, PN भगवती के नेतृत्व में जो है ये जनहित याचिका लाया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों SC ST
SC ST एंड अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 48? तो SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 कहता क्या है? तो दिया हुआ है कि कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। ये अनुच्छेद 46 में। ये जो हमने अभी आपको बताया इससे पहले वाले प्रश्न में कि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितना में? 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। मतलब अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जितने सारे अनुच्छेद हैं उसमें नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या मिलती है। इनमें सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। जैसे अभी आप जानते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी किया गया है ना, तो ये अनुच्छेद 47 के तहत ही किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। जो आंगनबाड़ी वगैरह में मिलते हैं, जो पोषाहार मिलते हैं, MDM जो चलाए जा रहे हैं, ये अनुच्छेद 47 का ही देन है। अनुच्छेद 43 क्या है? तो अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 क्या है कि कर्मकारों के लिए मतलब मजदूरों के लिए निर्वाचन मजदूरी की व्यवस्था की जाएगी और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगाए जा सकेंगे, ये भी कहा। अनुच्छेद 48 क्या है? तो अनुच्छेद 48 है क्या? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 48 के क में है, अनुच्छेद 48 के क में क्या है? किसकी व्याख्या है? तो इसकी व्याख्या है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण है ना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण का संरक्षण पहली बात। संवर्धन, संवर्धन कहने का मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप जो है पेड़ पौधों की वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे की वृद्धि करना और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इस सब में जो जीव आते हैं, बाघ, चीता, हाथी, ऐसे करके इन सबों की क्या करना है? तो रक्षा करना है। तो सारे अनुच्छेद हम लोग जान गए। अनुच्छेद 44 जानिए। अनुच्छेद 44 क्या है? तो अनुच्छेद 44 है एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनियन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय का व्यक्ति है ना, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म और किसी भी जाति का व्यक्ति हो तो उसके लिए एक समान कानून बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? एक समान कानून जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। ये बातें हैं अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 44 जो है, जिस समय गोवा पुर्तगालियों से लिया गया था 1961 ईस्वी में, उसी समय से गोवा में जो है क्या कर दिया गया? तो गोवा में और पांडिचेरी में, इन दोनों जगह जो है, सबसे पहले गोवा में 1961 ईस्वी में ये लागू किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब वहाँ किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय के लिए एक समान कानून है, कोई अलग अलग कानून नहीं है ना। तो और पुदुचेरी में, इन दोनों जगह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जानते जाइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबों के लिए। और जो भी बोले जाते हैं आपको वीडियो में, तो वो आप जो नहीं जानते उसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, क्या? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में है। इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब किसे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सेवा मुक्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। इसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है एवं इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पूरी हो तक होता है या उपयुक्त सभी। तो कौन होगा इसमें सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। ये बिल्कुल सही है। इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सत्य है। सेवा मुक्ति के बाद जैसे जब कोई व्यक्ति कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन जाते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन जाते हैं। अभी वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो के वेणुगोपाल राव। और जब के वेणुगोपाल राव जो है जैसे रिटायर करेंगे, जब अपने पद से हट जाएंगे, तो ये जो है सेवा मुक्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। इसका वेतन भारत की एक संचित निधि से एक्युमुलेटेड फंड से दिया जाता है एवं इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो तक होता है। तो इनमें से सारे ऑप्शन क्या हैं? सही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कहता है लुजोन जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? देखिए हर एक टाइप का प्रश्न आपके लिए मिल रहा है। लुजोन जल संधि निम्न से किसे जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर एवं फिलिपीन सागर, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर, जावा सागर एवं सेल्वी सागर। तो लुजोन जल संधि किसे किसे जोड़ती है? तो लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो दक्षिण चीन सागर एवं फिलिपीन सागर को लुजोन जल संधि जोड़ती है। किसको? दक्षिण चीन सागर एवं फिलिपीन सागर को लुजोन जल संधि जोड़ती है। अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी? मलक्का जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को टोकरा जल संधि जोड़ती है। कौन सी? टोकरा। जावा सागर एवं सेल्वी सागर, जावा सागर एवं सेल्वी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मकासर जल संधि। कौन? मकासर जल संधि। तो हम लोग समझ गए पहला में क्या लुजोन जल संधि किनको किनको जोड़ेगा। जल संधि कहने का मतलब क्या हुआ कि दो जल स्थल निकायों को, दो जलीय पिंडों को, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। स्थल संधि तो जब दो स्थलों को जोड़ने का काम, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने आपको कुछ दिन पहले वाले सीरीज में बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी स्थल संधि, मतलब पूरे विश्व में 2 ही स्थल संधि है और बाकी सारे के सारे जल संधि है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी स्थल संधि जोड़ती थी? तो पनामा नहर। पनामा नहर बना करके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ा गया। मतलब उत्तरी अमेरिका और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों स्थल के माध्यम से लगता था, लेकिन ये 2 महादेश हैं तो इसको अलग कर दिया गया, इन दोनों को बीच में नहर बना करके। और कौन सा नहर? पनामा नहर। तो पहला स्थल संधि पनामा नहर, दूसरा स्थल संधि स्वेज नहर। मतलब भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी, मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? तो कर्नल नासिर ने। कब किए थे? तो 1869 में। तो समझ गए होंगे स्थल संधि, स्थमस जिसको कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के अपने आज पर झुके होने के कारण, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और किसके किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अपने आज पर झुके होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है।
जबकि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी के दैनिक गति या पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है डे और नाइट होता है। डे और क्या होता है, नाइट होता है। तो पृथ्वी के दैनिक गति या पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण या पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण क्या होता है, वेदर चेंज होता है। चेंज फॉर वेदर कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या है, कवक से होने वाला रोग निम्न में से कौन है। तो कवक से होने वाला रोग निम्न में से कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों गंजापन, क्या है, गंजापन, एथलीट फुट, दाद, दमा, कोढ़, गोनोरिया, पेचिस, कालाजार। तो कौन है इनमें से कवक से होने वाला रोग, फंगस से। तो कवक से होने वाले रोग इनमें से गंजापन और एथलीट फुट, दाद और दम्मा है। कौन कौन, गंजापन, एथलीट फुट, दाद, दम्मा। ये चारों रोग जो होते हैं किसके कारण होते हैं, तो फंगस के कारण होते हैं। किसके कारण, फंगस के कारण, है ना, कवक के कारण होता है। चलिए, और कोढ़, गोनोरिया, पेचिस, कालाजार इस किसके कारण होता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए हम आपके लिए एक सुंदर पैटर्न लेकर आए हैं, उसको आप देख सकते हैं। यदि पसंद आए तो वीडियोज को लाइक ज़रूर करिएगा। कवक के द्वारा होने वाला रोग, तो कवक के द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो गंजापन, दम्मा, दाद, खाज, एथलीट फुट। और इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, गंजा दमाद फ्रूट खाए। गंजा, गंजा से गंजापन, दमाद, दमा से दम्मा हो गया, और द से दाद, खाज, फ्रूट, एथलीट फुट, फ्रूट हो गया एथलीट फुट, और खाए, खाए मीन्स खाज। तो गंजा दमाद फ्रूट खाए, ये कवक से होने वाला रोग है। गंजा दमाद फ्रूट खाए, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। चलिए और भी इसके संबंध में है, और क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु द्वारा होने वाला कौन कौन सा रोग है, तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनोरिया, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, क्षय रोग एवं हैजा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सीरी डिप्ले, सीरी से सिफिलिस हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, प्ले से प्लेग, गोन से गोनोरिया, ने से निमोनिया, है ना, और क से काली खांसी, टाई से टाइफाइड, टेनिक, टेनिक में टिटनस। जीवाणु द्वारा क्षय रोग होता है, क्षय मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो सीरी डिप्लेगोन ने कहा सिर्फ टाइटेनिक जीवाणु द्वारा क्षय रोग होता है। सीरी डिप्लेगोन ने कहा, सी से सीरी से ऐसे ट्रिक बैठा लीजिए कि सिफिलिस होगा, डी से डिप्थीरिया होगा, डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, गोन से गोनोरिया, और कहा, का से काली खांसी, का से काली खांसी, टाई से टाइफाइड, टेनिक से टेटनस, और निमोनिया, ने से निमोनिया। यहाँ भी याद रखिएगा, इसका संबंध इससे है, ने से निमोनिया जीवाणु द्वारा क्षय रोग होता है। क्षय रोग मतलब, क्षय रोग टीबी को कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ट्रिक को अपनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वसा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वसा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, वसा की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही है वसा के संबंध में, जिसको कहते हैं फैट। तो वसा के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वसा के संबंध में यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है, बिल्कुल सही, सब सही है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है ना। जैसे मान लेते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर यदि वसा नहीं है
जैसे आप एक मोटे व्यक्ति को बाहों पर मारिए, जिससे जो मोटा व्यक्ति फैटी पर्सन है उसके बाहों पर, शरीर पर मारिए तो उसे चोट तो लगेगा लेकिन कम एहसास होगा। वही एक सूखे और दुबले व्यक्ति को मारिए तो उनके हड्डी तक टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। मतलब हल्का से भी चोट लगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वसा की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही, रक्तचाप बढ़ जाएंगे, बीपी वगैरह बढ़ जाते हैं, इसलिए मोटापा, ज़्यादा मोटापापन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और भी जानिए तो वसा जो है ग्लिसरॉल, किसका? वसा जो है ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। और 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो होता है वसा ठोस होता है। और जैसे ही 20 डिग्री टेम्परेचर से जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, टेम्परेचर क्या करने लगेगा? इंक्रीज, तो वो तेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1 ग्राम वसा से कितना से? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। चलिए, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला कहता है नीचे दिए गए कथनों में बेमेल को चुने। सम्राट और मकबरा, सम्राट और मकबरा दिया हुआ है ना। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में, क्या सही है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर एवं सिकंदरा, जहांगीर एवं लाहौर, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा। कौन सा इनमें बेमेल ऑप्शन है? बाबर का मकबरा काबुल में है, क्या सही है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, क्या ये भी सही है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में। क्या इनमें से सही ऑप्शन सही है? सभी ऑप्शन सही है या कोई नहीं? तो बेमेल को चुने। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें से सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सही है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है बेमेल नहीं है। चलिए, बाबर की मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। और बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा के अनुसार शेर शाह सूरी, किसने? शेर शाह सूरी ने उन्हें काबुल ले जा करके दफनाए थे। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर के 1530 तक। चलिए, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। कौन? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश पर इसे बनाया गया था। और हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। किसके? हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अकबर की बात करें तो अच्छा, हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो बाबर का 1526 से 30 और हुमायूं का 1530 से कितना? 1556। 1530 से 1556 तक हुमायूं का कार्यकाल रहा। अकबर की बात करें तो अकबर का कार्यकाल 1556 से कितना से? 1556 से कब तक? 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल रहा। अकबर अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवा रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु पहले हो जाने के बाद इसको पूरा किसने कराया? तो जहांगीर ने कराया था। किसने? जहांगीर ने। तो कौन थे अकबर का पुत्र? कौन थे? जहांगीर। चलिए, अब हम जहांगीर की बात करते हैं। तो जहांगीर क्या है? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण इसके पुत्र शाहजहां के द्वारा कराया गया। मतलब अकबर के मकबरे को पूरा किसके द्वारा कराया गया? तो अकबर के मकबरे को पूरा कराया गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा।
और जहांगीर के मकबरे का निर्माण इसके पुत्र शाहजहां ने ही करवाया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1605 से 1627 तक। किसका? जहांगीर का कार्यकाल। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय किसे है? मौतविंद खां को। किसे? मौतविंद खां को। तो जहांगीर के आत्मकथा को किसने पूरा किया? तो इसको पूरा किया मौतविंद खां। चलिए, इतनी बातें इससे याद रखिए। आगे बात करते हैं। कथा निम्न में से सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किए? तो निम्न में से सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किए? पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई, यशवंत चौहान, सी.डी. देशमुख, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, टी कृष्णमाचारी। तो किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किए? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है, ये किन्हें जाता है? ये जाता है मोरारजी देसाई को। किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किए? मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई ने कितने बार बजट पेश किए? तो 10 बार। सबसे अधिक बार 10 बार ये बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बजट का व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बजट की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 112 में है। संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपने वित्त मंत्री के माध्यम से बजट पेश करवाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बजट के संबंध में कुछ विशेष आपके लिए खास लेकर आया गया है। कहता बजट शब्द की उत्पत्ति जो है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुई, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। साल भर की वित्तीय योजना को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा ब्रिटेन में शुरू हुआ, इसलिए इसे बजट कहा जाने लगा। चलिए, बजट जवाहरलाल नेहरू ने से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस में बजट पेश करने पहुंचे थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस में बजट पेश करने पहुंचे थे। प्रणब मुखर्जी ने ट्रेंड बदला और रेड ब्राउन ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने लगे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे क्या है। आगे भी इसके संबंध में कुछ लाया गया है आपके लिए। आगे है कि बजट में हुए अब तक के सबसे बड़े बदलाव। तो क्या बदलाव हुए हैं? तो 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी भाषा में छपता था। 1956 में से हिंदी भी छपने लगा। 2016 में जो है 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन तक पेश होता था, मतलब फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था बजट। 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी निर्धारित किया गया और 2017 से ही बजट 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में यह सुबह 11 बजे से पेश होने लगा। चलिए, किस वित्त मंत्री ने पेश किया सबसे ज़्यादा बार बजट? तो मोरारजी देसाई देखिए 10 बार, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जो हैं ये दोनों 9 बार किए हैं। जसवंत राव चौहान और सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा, जसवंत राव चौहान, सी.डी. देशमुख, यशवंत सिन्हा तीनों मिलकर के 7 बार बजट पेश किए हैं। मनमोहन सिंह और टी कृष्णमाचारी जो है 6 बार बजट पेश किए हैं। और 1900 पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। कौन किए थे? तो 1970 में इंदिरा गांधी, है ना, यहाँ पर देखिए 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था।
उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। सबसे लंबा और सबसे छोटा भाषण। सबसे लंबा भाषण रहा था 2020 में निर्मला सीतारमण की 2 घंटे 40 मिनट। कितने? 2 घंटे 40 मिनट का सबसे लंबा भाषण था। और सबसे कम 1977 में एच.एम. पटेल ने 800 शब्दों में बजट को क्या कर दिए थे? पेश कर दिए थे। तो चलिए, इन सारे इंपॉर्टेंट जानकारी थे बजट से। बजट शब्द की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में। आगे बात करते हैं। कहता है सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। दूसरा ऑप्शन, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है सूर्य। किससे? तो यह मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो है, एक सेकंड में ये कितना दूरी चल जाती है? तो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। चलिए, इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ये भी बात सत्य है। और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है, ये भी ऑप्शन सत्य है। चलिए, इसकी उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इन सारे के सारे ऑप्शन जो है, इनमें से एक से अधिक जो है बिल्कुल सही है सूर्य के संबंध में, है ना। यह मंदाकिनी दुग्ध मेखला से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, बिल्कुल सही है। मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, यह भी सत्य है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है, यह भी सत्य है। और सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है, ये भी सत्य है। चलिए, तो इनमें से सारे ऑप्शन क्या हैं? सही है। तो ऑल ट्रू हो जाएगा। चलिए, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन है? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? द्रव्यमान कहने का मतलब सबसे अधिक, सबसे कम द्रव्यमान किसका और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका, इसके आधार पर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। तो सबसे कम द्रव्यमान और सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बुध का द्रव्यमान सबसे कम और बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका मतलब बुध, मंगल, कौन? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है। द्रव्यमान के अनुसार इनका जो है बढ़ते क्रम में सजाया गया है इसको। बुध का द्रव्यमान सबसे कम, उसके बाद द्रव्यमान है मंगल का, उससे बड़ा द्रव्यमान है शुक्र का, उससे बड़ा द्रव्यमान है पृथ्वी का, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, शनि और लास्ट में है बृहस्पति। चलिए, ऑप्शन बी में देख रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये किसके अनुसार है? तो ये है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, बुध सूर्य का, मतलब उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी और उसके बाद है मंगल। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। तो बुसु प्रीमा वृषभ, बुसु प्रीमा वृषभ, इसका एक ट्रिक है क्या? देख लीजिए, बुसु
बूसु प्री म ब्री स अब देखिए, बू से बुध, सु से शुक्र, प्री पृथ्वी, एम फॉर मंगल, ब्री फॉर बृहस्पति, तलावे सा मतलब सा फॉर शनि, आ फॉर अरुण और व फॉर वरुण। तो इस सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। आप चलिए बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, ये किसके अनुसार है? तो किसके अनुसार है? तो मेरे प्यारे साथियों, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल एवं बुध, मंगल, बुध एवं शुक्र किसके अनुसार है? तो ये परिभ्रमण काल के अनुसार है। मतलब परिभ्रमण कहने का मतलब दो बातें होती है। जैसे मान लेते हैं सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कोई चक्कर लगाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? परिक्रमा। और जब कोई ग्रह अपने आज के चारों ओर जब घूमता है तो उसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण। तो ये है किसके अनुसार? परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है ना? किसका है? परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम में है। शुक्र दिख रहा है आपको, बृहस्पति दिख रहा है, बुध, पृथ्वी, मंगल, है ना, शनि, वरुण, अरुण, ये किसके अनुसार हैं? तो ये अपने अक्षों पर झुके होने के आधार पर बढ़ते क्रम में है। मतलब सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन है? तो शुक्र है। उसके बाद बृहस्पति सबसे कम, थोड़ा सा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह कौन है? अरुण। इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बाकी आप डीपली अध्ययन कर लीजिएगा, आगे की बात करते हैं। चंद्रमा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चंद्रमा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। क्या ये सही है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ही माह करने का मतलब एक जनवरी से 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में जब 2 बार पूर्णिमा होंगे, क्या होंगे? जब 2 बार पूर्णिमा होंगे तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। मतलब दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा 460 करोड़ वर्ष पुराना है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है चंद्रमा के संबंध में? तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। बिल्कुल ट्रू है ना? आगे देखिए, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, मतलब कि जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक पूर्णिमा 2 तारीख को और एक पूर्णिमा मान लेते हैं कि 30 या 31 या 28 तारीख को पड़ गया, तो इस स्थिति को हम लोग दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे? दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। आगे देखिए, आगे कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, तो ये भी ऑप्शन सही है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रमा 460 करोड़ वर्ष क्या है? पुराना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा कितना वर्ष पुराना है? 460 करोड़ वर्ष पुराना है। और जब मान लेते हैं कि एक ही वर्ष में कई महीनों में, जैसे मान लेते हैं कि 2-3 महीनों में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से 2-3 महीनों में यदि 2-2 पूर्णिमा पड़ गया तो उस ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून ईयर कहते हैं। कौन सा ईयर? ब्लू मून ईयर, BLUE, ब्लू मून ईयर। और ब्लू मून ईयर कब हुआ? तो ब्लू मून ईयर जो हुआ 2018 जो बीता, गत 2018 जो था वो ब्लू मून ईयर था। क्यों? क्योंकि उनमें जो है उस वर्ष 2018 में
वर्ष 2018 के कई महीनों के एक ही महीना में 2 बार पूर्णिमा हो गया था। तो इसलिए तो जब किसी वर्ष के कई महीनों में एक से अधिक बार पूर्णिमा हो जाए, है ना, मतलब 2 पूर्णिमा हो जाए, तो उस ईयर को क्या कहेंगे हम लोग? ब्लू मून ईयर कहेंगे। चलिए, चंद्रमा को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? जीवाश्म। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। मतलब शांति सागर जो होता है चंद्रमा का पिछला भाग होता है और यह अंधकार में होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हमेशा 57% भाग ही क्या होता है? दिखलाई पड़ता है। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो चंद्रमा का व्यास 3480 कितना? 3480 किलोमीटर होता है। चलिए, तो ये थे चंद्रमा से संबंधित। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी फ़ायदे पहुंचाएंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। टेक केयर।